हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से जो कि अध्याय 7 है, यहाँ पे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, और ये इकाई 2 का सबसे अंतिम अध्याय है। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहले यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं कि कैसे उत्तर देना है। पहला है हमारा क्वेश्चन, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम कॉकरोच है। ठीक है, आप लोग एक बार में समझते जाइए या फिर याद भी कर सकते हैं आप लोग। दूसरा है, केचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, केचुए में 4 जोड़ी शुक्राणुधानियाँ यानी कि अस्पर्मा अस्पर्मथेकिया पाई जाती है। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, तिलचट्टे में अंडाशय उदर के, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पेट, उदर के 4 से 5 तथा 6वें खंड में स्थित होते हैं। 4 है यहाँ पे, तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। तो तिलचट्टे के उदर में 10 खंड होते हैं। ठीक है। 5 है यहाँ पे, मैलपीगी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, मैलपीगी नलिकाएं कीटों की आहार नाल के मध्य तंत्र तथा पश्चात तंत्र के मध्य स्थित होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 आता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है यहाँ पे, वृकक वृकक का क्या कार्य है। तो उत्तर हो जाएगा, वृकक यानी कि नेफ्रीडिया का कार्य। इस तरह से हम लोग उत्तर लिखेंगे। संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार की कुंडलित रचनाएं वृकक पाई जाती है। ये जल संतुलन का कार्य भी करती है। सेकेंड है यहाँ पे क्वेश्चन, अपनी स्थिति के अनुसार केचुए में कितने प्रकार के वृकक पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वृकक के प्रकार टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। स्थिति के अनुसार वृकक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इन सभी आंसर को स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए या वीडियो को रोक के। पहला है पट्टिक वृकक, जिसे सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं। दूसरा है अध्यावर्णी वृकक, यानी कि एंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। तीसरा है ग्रसनीय वृकक, यानी कि पेरेंगुलर नेफ्रीडिया। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी आपको ख़त्म करवाना है, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी 3 है। यहाँ पे केचुए के जननांगों का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि केचुए का जो जनन अंग होता है उसका नामांकित चित्र आपको फुल डिटेल में बनाना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं डिटेल में। यह है शुक्रग्राहिका। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वृषण सहित वृषण कोश है। इस तरह से हम यहाँ पे मार्क किए हैं। और ये देख रहे हैं, ये है शुक्र वाहिनी, और ये आप लोग देख सकते हैं ये है शुक्राशय, और यहाँ पे ये अंडाशय है,
और ये आपको दिख जाएगा अंडाशयी किप। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है शुक्रवाहिका। और ये जो गोल जैसी रचना है ये अतिरिक्त ग्रंथि है। और ये आप लोग देख सकते हैं प्रोस्टेटीय तथा वृषण वाहिनी है। आगे है यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि केंचुए का जनन तंत्र। ठीक है, अगर आपको इसका पिक्चर बनाने में कठिनाई हो रहा होगा तो हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे। ठीक है, NCERT बुक वाला आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं केंचुए के आहार नाल का चित्र हम बनाए हैं। टाइम लग जाता है, आधा घंटा से 45 मिनट आपको लग जाएगा। केंचुए का जनन तंत्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 आता है। तिलचट्टे की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको पिक्चर शो कर देंगे NCERT बुक से, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं। ये तिलचट्टा का ग्रसनी है और ये देख रहे हैं ये लार ग्रंथि है एक तरह से। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये लार कुंड है, ये ग्रसिका है, ये सशस्त्र है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये पेशनी है और ये है यकृतीय अधनाल, ये है यकृतीय अधनाल। ठीक है, और ये है मध्यंत या मध्य आहार नली। और ये है यहाँ पे इस तरह से मैलपीगी नली। और ये जो देख रहे हैं रचना ये है क्षुद्रांत। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये है मलाशय। तिलचट्टा की आहार नाल एक बार फिर से आपको अच्छे से दिखा देते हैं पिक्चर। ये देखिए सभी NCERT बुक्स बना है, पिक्चर वहाँ पे शो कर देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में विभेद करें। विभेद करें कहने का मतलब अंतर करें, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। है यहाँ पे पूर्व मुख एवं परितुंड, तो इसमें अंतर करना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा पूर्व मुख एवं परितुंड में अंतर, पूर्व मुख और परितुंड। ठीक है, प्रोस्टोमियम पेरिएस्टोमियम। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। परितुंड के पृष्ठ तल की ओर एक छोटा सा छज्जेनुमा मांसल पिंडक होता है जिसे पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इसमें बात करें हम लोग परितुंड की बात करें तो केंचुए के शरीर के प्रथम खंड को परितुंड या पेरिस्टोमियम कहते हैं। अब आइए हम लोग सेकेंड की ओर चलते हैं। यह संवेदी अंग है जिसके द्वारा केंचुए को अंधकार प्रकाश का आभास होता है। प्रकाश का सॉरी यहाँ पे आभास होता है, होना चाहिए गलती से। ठीक है, जिसके द्वारा केंचुए को अंधकार प्रकाश का आभास होता है, यह मिट्टी में सुरंग बनाने में सहायता करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। परितुंड में ही आगे की ओर अधर तल पर मुख स्थित होता है जो भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन में सहायक होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे ब आता है, पटीय यानी कि सेप्टल वृक्क और ग्रसनीय वृक्क। तो इसमें उत्तर लिखना है यानी कि अंतर करना है, विभेद करना है। उत्तर हो जाएगा पटीय वृक्क और ग्रसनीय वृक्क में अंतर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पटीय वृक्क, ग्रसनीय वृक्क। पहला है यह 15वें तथा 15वें खंडों के बीच की अंतराखंडीय पट्टी सहित पीछे की प्रत्येक अंतराखंडीय पट्टी की दोनों सतहों पर स्थित होते हैं। ग्रसनीय वृक्क की बात करें तो ये चौथे से छठे खंडों में ग्रसनी तथा ग्रास नाली के पृष्ठ पार्श्वों में समूह में होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो प्रत्येक में 4 भाग होते हैं, रोमाधि, मुखी ग्रीवा, उत्सर्गिक काय तथा छोर नलिका। और इसकी बात करें तो इनमें ग्रीवा तथा रोमाभिमुखिका नहीं होती है। अन्तस्थ नलिका आंत्र में खुलती है
और अंतस्थ नलिका ग्रसनी एवं ग्रासनाल में खुलती है। तो ये आपका अंतर हो गया पट्टीय वृक्क और ग्रसनीय वृक्क का। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 आ गया है आप लोगों के पास। रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं? उत्तर हो जाएगा रुधिर हल्के पीले रंग का गाढ़ा हल्का क्षारीय जिसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 इतना तक होता है, क्षारीय द्रव्य होता है। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर उसके कुल भार का जितना आपका कुल भार है 7% से 8% होता है। ठीक है, इसके दो मुख्य घटक होते हैं। पहला है निर्जीव तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा दूसरा है कणीय अवयव रुधिर कणिका यानी कि ब्लड कॉर्प्यूस्क्लेक्स। ओके, कर्प्यूसलेक्स। ठीक है, रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है। अब आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं। क है लाल रुधिर कणिकाएं और ख है श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा ग है रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बात करें लाल रुधिर कणिकाएं की, तो लाल रुधिर कणिकाएं कशेरुकी जंतुओं ठीक है में ही पाई जाती है। मानव में लाल रुधिराणु 7.58 माइक्रोमीटर व्यास तथा 1 से 2 माइक्रो पता नहीं शायद माइक्रो हो सकता है माइक्रो मोटाई के होते हैं। पुरुषों में इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख किंतु स्त्रियों में लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये गोलाकार एवं हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं की बात कर रहे हैं। ये गोलाकार एवं उभयावतल होती है। निर्माण के समय इनमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस सहित सभी प्रकार के कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल होते हैं, किंतु बाद में केंद्रक गोल्जिकाय माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल आदि संरचनाएं लुप्त हो जाती है। इसलिए स्तनियों के लाल रुधिराणुओं को केंद्रक विहीन न न्यूक्लिड कहा जाता है। ऊंट तथा लामा में लाल रुधिराणु केंद्रक युक्त यानी कि न्यूक्लिएटेड होते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ध्यान देंगे लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। स्तनियों में इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। वयस्क अवस्था में इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक वर्णक तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यस, हीमोग्लोबिन जो है हीम नामक वर्णक एक पिगमेंट होता है तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। हिम पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल के समान होता है, जिसमें क्लोरोफिल के मैग्नीशियम के स्थान पर हीमोग्लोबिन में लौह यानी कि Fe होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का अनुसूत्र। देखिए क्या होता है C3H48160872N780S8Fe4 होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे हीमोग्लोबिन का अनुसूत्र। तो C3H4816O872N780S8Fe4 आप लोग याद कर लें। हीमोग्लोबिन के एक अणु का निर्माण हिम के 4 अणुओं के एक ग्लोबिन अणु के साथ संयुक्त होने से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करें लाल रुधिराणुओं के कार्य। लाल रुधिराणुओं के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह एक श्वसन वर्णक है। यह ऑक्सीजन वाहक यानी कि ऑक्सीजन कैरियर के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का संवहन करता है। सेकेंड है यहाँ पे शरीर के अंतः वातावरण में पीएच संतुलन को बनाए रखने में हीमोग्लोबिन सहायता करता है। 3 है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेन
कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ऊतकों से फेफड़ों की ओर करता है। ठीक है, आगे की बात करें श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की केंद्रक युक्त रंगहीन तथा अमीबीय यानी कि अमीबियोइड, ठीक है, कोशिकाएं हैं। इनके कोशिका द्रव्य की संरचना के आधार पर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। है यहाँ पे दो समूह में, पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स तथा ब में है एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पाली युक्त होता है। ये तीन प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पे बोसोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स तथा तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ओके, अब बारी बारी से सभी की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग बोसोफिल्स की। ये संख्या में कम होती है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का लगभग 0.5 से 2% होती है। इनका केंद्र बड़ा तथा 2 से 3 पालियों में बटा दिखाई देता है। इनका कोशिका द्रव्य मेथिलीन ब्लू जैसे क्षारीय रंजकों से अभिरंजित होता है। इन कणिकाओं से हिपेरिन, हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन स्रावित होता है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2 से 4% होते हैं। इनका केंद्रक द्विपालिक यानी कि बॉयल्ड होता है। दोनों पालियां परस्पर महीन तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। इनका कोशिका द्रव्य अम्लीय रंजकों जैसे इओसिन से अभिरंजित होता है। ये शरीर की प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी का कार्य करते हैं। परजीवी कृमियों की उपस्थिति के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस रोग को इओसिनोफिलिया कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स या हेटेरोफिल्स। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 60 से 70% होती है। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है। यह 3 से 5 पिंडों में बटा होता है। ये सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य को अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों प्रकार के रंजकों से अभिरंजित कर सकते हैं। ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। इस कारण इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। ब में है यहाँ पे एग्रैन्युलोसाइट्स। इनका कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। इनका केंद्रक अपेक्षाकृत घोड़ की नाल के आकार का, सॉरी यहाँ पे घोड़ा होना चाहिए, ठीक है, गलती से कभी कभी लिखा जाता है बड़ा व घोड़ा की नाल के आकार का यानी कि हॉर्स शू शेप्ड होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम लोग देख सकते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स। ये छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। आगे सेकेंड यहाँ पे मोनोसाइट्स। ये बड़े आकार की कोशिकाएं हैं जो भक्षकाणु क्रिया द्वारा शरीर की सुरक्षा करती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है। निम्न क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। एक सेकेंड, ये 6 का आंसर बहुत ही लॉन्ग हो गया था। ठीक है, आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसे। तो 7 का है यहाँ पे उपास्थि अणु कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपास्थि के मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती है। ये गर्तिकाओं या लैकुनी में स्थित होती है। प्रत्येक गर्तिका में 1, 2 या 4
कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स की संख्या वृद्धि के साथ साथ उपास्थि में वृद्धि होती है। कॉन्ड्रोसाइट्स द्वारा ही उपास्थि का मैट्रिक्स स्रावित होता है। यह कॉन्ड्रेन प्रोटीन होता है। उपास्थियां प्रायः अस्थियों के संधि स्थल पर पाई जाती है। ध्यान देंगे, उपास्थियां हैं जो हमेशा अस्थियों के संधि स्थल पर पाई जाती है। अब बारी आती है ब की, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग आम भाषा में न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका होता है उसके कुल 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है हमारा साइटोन तथा दूसरा है यहाँ पे डेंड्रॉन्स, तीसरा है एक्सॉन। ठीक है, अब बारी बारी से सभी की बात करते हैं। साइटोन से निकले प्रवर्सों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लंबा, मोटा एवं बेलनाकार होता है। इसे एक्सॉन कहते हैं। यह साइटोन के फूले हुए भाग एक्सॉन हिलोक से निकलता है। ठीक है, इसकी शाखाओं के अंतिम छोर पर घुंडी दृश्य साइनैप्टिक घुंडियाँ होती है। ये अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन्स के साथ संधि बनाती है। अब एक्सॉन मेड्यूलेटेड का बात करते हैं। एक्सॉन मेड्यूलेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड होते हैं। एक्सॉन श्वान कोशिकाओं से बने न्यूरिलेमा से घिरा होता है। मेड्यूलेटेड एक्सॉन में न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के मध्य वसीय पदार्थ साइलिन होता है। स की बात करें, पश्चिमाभ उपकला, तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमाभ उपकला यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती है। कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पश्म या सीलिया होते हैं। प्रत्येक पश्म के आधार पर एक आधार कण यानी कि बेसल ग्रैन्यूल होता है। पश्मों की गति द्वारा श्लेष्म व अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। यह श्वासनाल, बैंक्राई, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी आदि की भीतरी सतह पर पाई जाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है। रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला ऊतकों का वर्णन कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि आपको यहाँ पे चित्र भी बनाना है और उसमें वर्णन भी करना है, कुछ लिखना भी है, डबल काम करना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। संरचना तथा कार्यों के आधार पर उपकला ऊतक को 2 समूहों में बांटा जाता है। आवरण उपकला यानी कि कवरिंग एपिथेलियम तथा ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, कह यहाँ पे आवरण उपकला, यह अंगों तथा शरीर सतह को ढके रहता है। यह तरल तथा संयुक्त 2 प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पे सरल उपकला या सामान्य एपिथेलियम यानी कि सिंपल एपिथेलियम। यह उपकला उन स्थानों पर पाई जाती है जो श्रवण, अवशोषण, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। यह निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। आइए बारी बारी से देखते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला प्रकार है सरल सल्की उपकला यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोशिकाएं चौड़ी, चपटी, बहुभुजीय तथा परस्पर सटी रहती है। सल्की उपकला वायु, कुपिकाओं, रुधिर वाहिनियों के आंतरिक स्तर, हृदय के भीतरी स्तर, देह गुहा के स्तरों आदि में पाई जाती है। प्रश्न यहाँ पे 2 है। सरल स्तंभी उपकला यानी कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इस उपकला की कोशिकाएं लंबी तथा परस्पर सटी होती है। आहार नाल की भित्ति का भीतरी स्तर इसी उपकला का बना होता है। ये पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती है। अब यहाँ पे 3 है सरल घनाकार उपकला सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती है। यह ऊतक श्वसनिकाओं, मूत्र जनन, नलिकाओं जनन ग्रंथियों आदि में पाया जाता है। जनन ग्रंथियों यानी कि गोनैड्स में यह ऊतक जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पिक्चर बना है, ये सल्की का है। आप लोग हम यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर देंगे सल्की का। एनसीईआरटी बुक से हम भी बनाए हैं, यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, आप लोग देख के बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सल्की का पिक्चर देख लिए होंगे और बना लीजिएगा। अब यहाँ पे स्तंभाकार का देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर आपको शो कर देंगे। ये इस तरह से कुछ आकार होता है स्तंभाकार ऊतक का। आप लोग देख लिए होंगे, आप लोग बना लीजिएगा स्तंभाकार का, फिर वीडियो को रोके। और यहाँ पे है घनाकार कोशिका, यहाँ पे भी पिक्चर घनाकार कोशिका का हम आपको शो कर देंगे, आप लोग बना लेंगे। और है यहाँ पे पश्चमाभि उपकला यानी कि सिलाइटेड एपिथेलियम। ठीक है, इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार अथवा घनाकार होती है। इन कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पश्म या सीलिया होते हैं। प्रत्येक पश्म के आधार पर आधार कण यानी कि बेसल ग्रेन्यूल होता है। पश्म की गति द्वारा श्लेष्म तथा अन्य कार्य आगे की ओर धकेले जाते हैं। यह उपकला श्वासनाल, अंडवाहिनी यानी कि ओविड्यूक्ट, गर्भाशय आदि में पाई जाती है। ये देखिए पिक्चर है, किस चीज़ का है, तो पश्चाधारी स्तंभाकार कोशिका का ये चित्र है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको शो कर देंगे पिक्चर, आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। कुछ इस तरह से रचना है, संरचना है। इसका बनाने में टाइम लग जाता है, आपको भी टाइम लगेगा बनाने में, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बन जाता है। आगे है यहाँ पे दूसरा में ग्रंथिल उपकला। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। आगे है यहाँ पे इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका यानी कि गोबलेट सेल, तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज उदाहरण हो जाएगा लाल ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें बहिस्रावी यानी कि इयोक्रीन ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्रीन कहते हैं। ठीक है, कह यहाँ पे बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम यानी कि ईयर वैक्स, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। किससे? तो बहिस्रावी ग्रंथि से। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत ख है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है। इसके उत्पाद हार्मोन हैं जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। 3 है यहाँ पे संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों यानी कि बहुस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों यानी कि स्ट्रेसेस से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख, गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लार ग्रंथियों और आग्नेयाशयी की वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है। ये देख लीजिए पिक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम आपको पिक्चर यहाँ पे शो कर देंगे, आप लोग यहाँ से बना लेंगे। जब तक आप लोग पिक्चर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। इसका संरचना कुछ इस तरह का है और ये एक कोशिक ग्रंथि है यहाँ पे, और ये चित्र है ग्रंथिल उपकला का। ओके, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर भी आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोके। और यहाँ पे ये भी पिक्चर है, यहाँ पे हम आपको शो कर देंगे कि कौन सा पिक्चर हम बनाए हैं।
ताकि आप लोग वीडियो को रोक के बना सकें। ठीक है, और ये है बहुकोशिक ग्रंथि का पिक्चर। ठीक है, ग्रंथिल उपकला, और ये है बहुकोशिक ग्रंथि और ग्रंथिल उपकला का पिक्चर है। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि यानी कि जंक्शंस पाई जाती है। ये हैं दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी संधियों पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। बात करें अंतराली संधि की, तो आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर बना हुआ है, और ये जो आप लोग गोल गोल संरचना देख रहे हैं ये है बहुअस्तीय। ठीक है, बहुअस्तीय है। ये चित्र है संयुक्त उपकला का। ठीक है, शायद यहाँ पे बहुस्तरीय होना चाहिए था। ठीक है, बहुस्तरीय त के बाद यहाँ पे र होना चाहिए था। आप लोग बुक से थोड़ा सा देख के मिला लीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, बना लीजिएगा पिक्चर। 9 है यहाँ पे, निम्न में विभेद कीजिए, आपको अंतर करना है। क्या क्या है? अ है सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला ऊतक। उत्तर हो जाएगा सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला में अंतर। यहाँ पे क्रम संख्या है सिंपल एपिथेलियम, और यहाँ पे है कंपाउंड एपिथेलियम। पहला है इसकी कोशिकाएं आधार झिल्ली पर एक परत के रूप में लगी होती है, ये सरल है। संयुक्त उपकला की बात करें तो इसकी कोशिकाएं आधार झिल्ली पर एक से अधिक परतों में लगी रहती है। सरल उपकला की बात करें तो यह मुख्य रूप से स्रावी और अवशोषण सतहों पर पाई जाती है, जैसे रुधिर वाहिनी, स्वरयंत्र, ग्रसनी, ग्रंथियों की बाह्य सतह पर। और यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त उपकला की, तो यह उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर यांत्रिक और रासायनिक रगड़ यानी कि स्ट्रेसेस होती रहती है, जैसे त्वचा, मुख गुहा, ग्रासनाल, कॉर्निया आदि में। ब है यहाँ पे हृदय पेशी तथा रेखित पेशी। उत्तर हो जाएगा हृदय पेशी और रेखित पेशी में अंतर। फिर क्रम संख्या दिया गया है, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स, रेखित पेशी यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, ये केवल हृदय की भित्ति में पाई जाती है और ये अस्थियों में लगी होने के कारण कंकाल पेशी कहलाती है। ठीक है, हृदय पेशी और रेखित पेशी में अंतर हम लोग कर रहे हैं। इधर वाला हृदय है और इधर वाला रेखित है। ये अनैच्छिक यानी कि इनवॉल्यूंट्री पेशियां हैं, और ये ऐच्छिक यानी कि वॉल्यूंट्री पेशियां हैं। ओके, आगे की बात करें तो ये पेशियां एक निश्चित लय से आजीवन सिकुड़ती तथा शिथिल होती रहती है। ये थकान का अनुभव नहीं करती। ये निरंतर कार्य से ये निरंतर कार्य करने से थकान अनुभव करने लगती है। आगे की बात करें तो पेशी तंतु लंबे, बेलनाकार तथा शाखामय होते हैं। ये सिरों पर जाल के रूप में जुड़े रहते हैं और इनके पेशी तंतु लंबे, बेलनाकार, शाखाहीन तथा अंतिम सिरों पर कुंद होते हैं। आगे की बात करें तो इनके तंतुओं में अनुप्रस्थ पट्टियाँ यानी कि अंतर्विष्ट पट्टियाँ होती है, और इन तंतुओं में हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियाँ होती है। 5 है यहाँ पे पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य में एक या दो केंद्रक होते हैं, और इधर पेशी तंतु के कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं। ये देखिए हो गया यहाँ पे पाँच अंतर। ठीक है, अब स है यहाँ पे सघन नियमित एवं सघन अनियमित संयोजी ऊतक। तो इसमें आपको अंतर करना है, सघन नियमित एवं सघन अनियमित संयोजी ऊतक, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा में अंतर। ठीक है,
में अंतर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। सघन नियमित संयोजी ऊतक, सघन अनियमित संयोजी ऊतक। यहाँ पे एक ही अंतर है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आप लोग एक अंतर लिखिए या दो अंतर लिखिए, जितना था उतना हम लिख दिए हैं। इस संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतुओं के गुच्छे नियमित रूप से समानांतर बंडलों में पाए जाते हैं। कंडरा तथा स्नायु में भी कोलेजन तंतुओं के समानांतर गुच्छे होते हैं। और सघन अनियमित संयोजी ऊतक की हम लोग बात करें तो इस संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु, फाइब्रोब्लास्ट, पीले इलास्टिन तंतु आदि मैट्रिक्स में अनियमित रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के ऊतक त्वचा की डर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है। द है यहाँ पे वसामय तथा रुधिर ऊतक। उत्तर हो जाएगा वसामय तथा रुधिर ऊतक में अंतर। उत्तर हो जाएगा, विक्रम संख्या है वसामय ऊतक, रुधिर ऊतक। तो यह एक सामान्य ढीला संयोजी ऊतक है। और रुधिर ऊतक की बात करें तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स जेली सदृश पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। सेकेंड अंतर है, इसका मैट्रिक्स गाढ़ा जलीय अल्प पारदर्शी होता है। तीसरा अंतर है यहाँ पे मैट्रिक्स में वसा कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियाँ, सफ़ेद कोलेजन तंतु तथा पीले इलास्टिन तंतु होते हैं। और इसमें मैट्रिक्स में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स होती है। फोर है यहाँ पे, यह वसा का संचय करता है, तापरोधक स्तर बनाता है, शरीर को सुडौल बनाता है, आंतरांगों को अत्यधिक दबाव, खिंचाव व धक्कों से बचाता है। यहाँ पे त है। ठीक है। और इधर है यह O2 CO2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स आदि का संवहन करता है, शरीर ताप को एक जैसा बनाए रखता है, शरीर सुरक्षा प्रतिक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ पे वह है सामान्य तथा संयुक्त ग्रंथि। सामान्य तथा संयुक्त ग्रंथि में अंतर। उत्तर हो जाएगा क्रम संख्या इधर, इधर सामान्य ग्रंथि, इधर संयुक्त ग्रंथि। तो आइए देखते हैं। ये सरल व अशाखित वाहिकाओं वाली ग्रंथि है। इनकी गुहा पर उपकला कोशिकाओं का स्तर होता है। इसमें ये शाखामय वाहिकाओं वाली ग्रंथि है। इनमें नालवत कूपिकाओं अथवा दोनों ही आकृति की शाखामय स्रावी रचनाएं होती है। सेकेंड है यहाँ पे सामान्य ग्रंथि में एक ही अशाखित वाहिनी स्रावी पदार्थ को संबंधित स्थल पर पहुँचती है। इनकी शाखा में वाहिनियाँ परस्पर मिलकर एक संयुक्त नलिका द्वारा स्रावी पदार्थ को संबंधित स्थल पर पहुँचाती है। जैसे तीसरा है स्वेद ग्रंथियाँ, आंत्र ग्रंथियाँ। और इसमें जैसे का स्तन ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथियाँ। तो यह अंतर आपका हो गया सामान्य ग्रंथि का और इधर संयुक्त ग्रंथि का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न श्रृंखलाओं में सुमेलित न होने वाले अंशों को इंगित कीजिए। तो यहाँ पे अ है एरिओल ऊतक, रुधिर, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, कंडरा, टेंडन। ठीक है। तो इसमें सबसे अलग क्या है? तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है। आइए ब की बात करें। इसमें अंतर खोजना है, अलग सबसे अलग खोजना है। तो लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये सभी है रुधिर के हैं। और ये उपास्थि है जो अलग है, तो उपास्थि यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा। स है बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, लाल ग्रंथि, स्नायु लिंगामेंट। तो बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, लाल ग्रंथि ये सभी हैं जो ग्रंथि हैं। और ये स्नायु है जो कि लिंगामेंट है, तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा द है यहाँ पे मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रस, सिंगिका यानी कि एंटीना। तो ये सभी अलग हो गए और ये जो श्रृंगिका है ये अलग हो गया। तो श्रृंगिका, एंटीना सही उत्तर हो जाएगा। वह है
प्रोटोनेमा, मध्यवज, पश्चवज तथा कक्षांग यानी कि कॉक्स। तो इसमें प्रोटोनेमा सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्तंभ ए है, यहाँ पे स्तंभ 2 है। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये सभी आपको जहाँ तहाँ इधर उधर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं कि कौन कहाँ है। क है संयुक्त उपकला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी कि त्वचा। ख है संयुक्त नेत्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जिसमें किरमिर दृष्टि हो जाएगा। ग है पटीय वृक्क, इसका सही उत्तर 5 होगा जिसमें केचुआ होगा। घ है खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें दूसरा सही हो जाएगा तिलचट्टे में। अड़ है आंत्रवलन, आंत्रवलन ये पहला हो जाएगा आहार नाल। च है अस्थि अणु, इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा यानी कि अस्थि। छ है जनेंद्रिय, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 यानी कि शीशन खंड। ओके, अगर आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो इस तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको एक प्रारूप दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे बना सकते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 आता है, केचुए के परिसंचरण तंत्र का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा केचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड थोड़ा सा। केचुए में रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। रुधिर लाल होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रकमय होते हैं। केचुए के रुधिर परिसंचरण में निम्नलिखित अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियाँ होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। पृष्ठ रुधिर वाहिनी, डोर्सल ब्लड वेसल, यह आहार नाल के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यह पेशीय कपाट युक्त रुधिर वाहिनी होती है। यह अंतिम खंडों से रुधिर एकत्र करके प्रथम 13 खंडों में वितरित कर देती है। रुधिर का अधिकांश भाग 4 जोड़ी हृदय द्वारा अधर रुधिर वाहिनी में पहुंच जाता है। सेकेंड है यहाँ पे, अधर रुधिर वाहिनी अधर तल पर स्थित होती है। यह अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर का वितरण करती है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है यहाँ पे, पार्श्व ग्रसनिका रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है। लेटरल ओसोफेगल ब्लड वेसल्स, एक जोड़ी रुधिर वाहिनियाँ दूसरे खंड से 14वें खंड तक आहार नाल के पांवों में स्थित होती है। ये रुधिर एकत्र करके ग्रसिको परिवाहिनी यानी कि सुप्रोफेगल ब्लड वेसल्स को पहुंचाती है, ठीक है। 13 है यहाँ पे, मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको हम यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आप लोग यहाँ से देख के पिक्चर बना सकते हैं। ओके, तो हम अपना पिक्चर दिखा देते हैं आपको। ये हो जाएगा हृदय और ये है ग्रसिका, मेढक का है ये सब। ये यकृत हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो दिख रहे हैं ये पित्ताशय है, और ये फेफड़ा है, ठीक है। और ये है वसावाड़ी, ओके। और ये है आमाशय। यहाँ पे जो संरचना देख रहे हैं ये वृक्क है, ठीक है। और आगे की बात करें तो ये आंत्र हो जाएगा आपका, और ये जो हो जाएगा मूत्र वाहिनी है, और ये जो है एक तरह से मलाशय है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये मूत्राशय है, और ये देख रहे हैं ये अवस्कर है, ठीक है। और ये अवस्कर द्वार है। आई होप ये मेढक का पाचन तंत्र आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। पिक्चर हम यहाँ पे शो कर देंगे, आपको पहले ही बताए थे, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा पिक्चर कैसा बना है, ठीक है, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है, निम्न के कार्य बताइए। आइए देखते हैं। है मेढक की मूत्र वाहिनी, उत्तर हो जाएगा मेढक की मूत्र वाहिनी, यूरेटर ऑफ फ्रॉग, ठीक है।
नर में वृकक से मूत्र वाहिनी निकलकर क्लोएका में खुलती है। यह मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है। मादा मेढक में मूत्र वाहिनी तथा अंड वाहिनी यानी कि ओव्यूडक्ट क्लोएका में पृथक पृथक खुलती है। मूत्र वाहिनी वृकक वृकक से मूत्र को क्लोएका तक पहुंचाती है। वह है यहाँ पे मेलपिगी नलिका। उत्तर हो जाएगा मेलपिगी नलिकाएं यानी कि मेलपिगन ट्यूब्स। ये की ये कीटों में मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के संधि तल पर पाई जाने वाली पीले रंग की धागे सदृश उत्सर्जी रचनाएं होती है। ये उत्सर्जी पदार्थों को हिमोसिल से ग्रहण करके आहार नाल में पहुंचाती है। सह है जो कि लास्ट है केंचुए की देह भित्ति। केंचुए की देह भित्ति यानी कि बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म। केंचुए की देह भित्ति नम तथा चिकनी होती है। यह श्वसन हेतु गैस विनिमय में सहायक होती है। देह भित्ति का श्लेष्म केंचुए के बिलो यानी कि सुरंग की तरह को चिकना एवं मजबूत बनाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग खुश भी होंगे क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बन चुका है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। अगर क्लास 11 का और भी वीडियो देखने चाहते हैं आप लोग तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।